हेलो एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल किरण द रेज ऑफ सन। मैं होप करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हमने एक चैप्टर खत्म किया था ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, है ना। आज हम पढ़ेंगे एम लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी का सेकंड चैप्टर, उसका नाम है संविधान का निर्माण। ठीक है, दूसरा चैप्टर है संविधान का निर्माण। तो इसकी पहली हेडिंग क्या है? संविधान सभा की मांग। ठीक है, संविधान का निर्माण हुआ तो संविधान का निर्माण होने के पीछे कोई जरूरत भी रही होगी, है ना। तभी तो संविधान की आने की मांग रही होगी। इसीलिए कोई भी चीज हम अपने घर में कब लाते हैं? टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन क्यों लाते हैं? हमें या तो टीवी देखनी है, अपना मनोरंजन करना है, या फिर हम अपने कपड़ों को धोना आसान करना है ना। फ्रिज हम अपनी चीजों को अच्छे से संभाल के रखना चाहते हैं। तो ठीक उसी तरह हमें अपनी सुरक्षा, अपनी गाइडलाइंस, हम ये करेंगे तो हमें ये दंड मिलेगा, हम ऐसा करेंगे तो हमें ये पुरस्कार मिलेगा। मतलब हर चीज हमें ऐसे काम करने होंगे, हमारी ड्यूटीज, हमारे कर्तव्य और हमारे अधिकार, ये सारी चीजें हमें संविधान में मिली है। ठीक है, तो बेसिकली हमें संविधान सभा की बहुत ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि हर चीज को, हर जगह को, मान लो एक घर भी चलता है तो वहां पे कुछ रूल्स और रेगुलेशंस तो होते ही हैं, तभी तो घर चलता है। ठीक उसी तरह देश की बात है, संविधान देश के लिए, तो देश तो बहुत बड़ी चीज है, उसको ऐसे तो कोई चला नहीं सकता कि बस हर बंदा अपने घर में चलाएगा तो चल जाएगा। तो एक पावर, एक पूरी जो जनता है, जनता का एक संरक्षण करने वाला, उनकी रक्षा करने वाला, उनके हकों के लिए कुछ चीजें करने वाला, उनके कर्तव्यों का भी ध्यान रखने वाला और उनके अधिकारों का भी रक्षक कोई, वो क्या है? संविधान। हमारा सब कुछ क्या है? संविधान। तो जब संविधान की मांग हुई तो संविधान का निर्माण भी हुआ। ये क्या होता है इसमें? 1935 में, है ना, 1935 यानी कि 1935 में वी.एन. मेनन, है ना, 1935 में वी.एन. मेनन नहीं, एम.एन. मेनन, ना, एम.एन. मेनन थे वो, एम.एन. मेनन, है ना। ये क्या थे वैसे? ये भारत के वामपंथी आंदोलन के प्रमुख नेता थे। वामपंथी आंदोलन के प्रमुख नेता थे। ठीक है, कौन? एम.एन. मेनन। तो एम.एन. मेनन थे कौन? मतलब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया? इन्होंने 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा का होना, इन्होंने मतलब इनका कहना यह था कि जैसे आधिकारिक रूप से, ऑफिशियली रूप से यहाँ पे एक संविधान सभा का होना चाहिए। ये वाला प्रस्ताव इन्होंने रखा था, एम.एन. मेनन ने। ये आपको एक नॉर्मल लैंग्वेज में बता रही हूँ, बुकिश लैंग्वेज में नहीं बता रही हूँ, कि भारत के वामपंथी आंदोलन के प्रमुख नेता थे ये एम.एन. मेनन। इन्होंने क्या किया? 1935 में इनका ऐसा मानना था और इन्होंने यही बात कही, यही प्रस्ताव रखा 1935 में कि भारत का एक आधिकारिक रूप से संविधान होना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ? 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण व्यस्त मताधिकार के रूप होना चाहिए। उन्होंने क्या कहा कि जो अब संविधान बने, स्वतंत्र भारत का संविधान जो बने, ये किसने बोली है? 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोली। पहले ये वाली बात हो गई, उसके बाद 1938 में एक बात होती है, इन्होंने प्रस्ताव रखा है। अभी इस प्रस्ताव पे कुछ ऐसा नहीं आया है कि ये ठीक इसको कर लिया गया है। क्या बोलेंगे? अप्लाई को क्या बोलेंगे? इम्प्लीमेंटरी तो इंग्लिश हो गया ना, क्या बोलेंगे? इम्प्लीमेंट और अप्लाई, है ना। कर लिया गया, ये नहीं कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद 1938 में, अभी इसका कुछ निष्कर्ष निकला नहीं है इनके प्रस्ताव का, है ना, एम.एन. मेनन के। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने, कांग्रेस के नेता थे ये, जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव रखा, कांग्रेस के नेता थे, इन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि स्वतंत्र भारत का एक स्वतंत्र संविधान होना चाहिए। ठीक है, ऐसी कुछ बातें इन्होंने भी कही थी कि भाई हमारा भारत का एक संविधान हो जाना चाहिए जो आधिकारिक रूप से होना चाहिए। तो इन्होंने कहा संविधान होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए कि इस संविधान में लोग मताधिकार से आए, है ना, जो संविधान सभा में लोग हों
संविधान बनाया था, जो एक सभा थी जिसमें इतने लोग थे, कितने लोग थे बताते होंगे आपको, सब कुछ आज संविधान का बताएंगे। तो वो सारे लोग मताधिकार के द्वारा आए थे सारे लोग। ऐसा नहीं था कि जो वहां पे चल रहे थे बस वही सब जिसका मन किया भाई मैं संविधान बनाने में वो करूंगा, हिस्सेदारी लूंगा, मैं बताऊंगा ऐसा होगा, वो नहीं थे। ये मताधिकार से आए थे, ठीक है। संविधान सभा के सदस्य का चुनाव मताधिकार से हो, ठीक है। ये वाली बात किसने कही? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब कही? 1938 में। कि क्या बोला कि जो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हो वो कैसा हो, किस आधार पर हो, व्यस्त मताधिकार पर हो, ठीक है। अब नेहरू की इस मांग को अंततः ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार कर लिया, ठीक है। अब जाहिर सी बात है हमारे देश का संविधान बन रहा है, तुम जा भी रहे हो और हमें संविधान बना अपना चलाना, संविधान बनाना भी है, देश चलाना भी है। तो अब जाके उन्होंने ये बात मान ली। फिर क्या हुआ? 1940 में जो ये प्रस्ताव था ना, 1940 में इसी प्रस्ताव को अगस्त प्रस्ताव, ठीक है, अगस्त प्रस्ताव से इसी को जाना जाता है। इसी प्रस्ताव को अगस्त प्रस्ताव कहा गया है असल में। पढ़ो एक बार इसको, ये दोबारा रिपीट करूं मैं कुछ। आगे बढ़ते हैं। 1942 में क्या हुआ? अब 1938 तक हमने पढ़ा, फिर उन्होंने अगस्त प्रस्ताव आया, यहां तक पढ़ा। अब 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री, एक तो ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री, ठीक है, जिनका नाम क्या था? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ठीक है। इसी को आगे चल के क्रिप्स योजना कहा जाएगा, ठीक है। तथा ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य, ये क्या हुआ? ये एक प्रस्ताव लेके आए, संविधान से रिलेटेड एक प्रस्ताव लेके आए, जो उन्होंने मतलब ब्रिटिश से भारत आए, एक प्रस्ताव लेके, संविधान का प्रस्ताव, ठीक है। संविधान का प्रस्ताव है, तो इसी को क्रिप्स योजना भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्रिप्स जी आए थे, है ना, कैबिनेट मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स आए थे और ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य आए थे। क्या करने आए थे? संविधान सभा का एक संविधान बनाने का एक प्रस्ताव लेके आए थे, जिसमें उन्होंने क्या कहा था? प्रस्ताव में जो प्रस्ताव में जो उनके हिसाब से जो संविधान है ना, वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लागू होना था। द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि 1945 के बाद, है ना। जैसे कि पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918। दूसरा कब हुआ था? 1939 से 1945, है ना। तो उन्होंने कहा कि इसके बाद, है ना, इसके बाद ये प्रस्ताव लागू होगा, ठीक है। इन्होंने एक स्वतंत्र संविधान की मतलब जो प्रस्ताव था स्वतंत्र संविधान था, परंतु ये पूरे भारत देश के लिए एक संविधान था, है ना, भारत देश के लिए एक संविधान था। पर अब आती है मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग कहती है कि भाई हमें ये संविधान मंजूर नहीं है, हमें हिंदू और मुस्लिम दोनों को अलग अलग संविधान चाहिए। ऐसा मुस्लिम लीग ने कहा कि हमें ये प्रस्ताव मंजूर नहीं है जिसमें एक ही संविधान है, हमें दोनों के लिए, इनके लिए और अपने लिए दो अलग संविधान चाहिए, ठीक है। तो ऐसे में क्रिप्स क्या कहते हैं कि ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये संभव नहीं है कि दो संविधान बने, ठीक है। पर कुछ उन्होंने एक ऐसा तरीका बताया संविधान का जिससे दोनों पक्ष संतुष्ट हो गए, हिंदू और मुस्लिम दोनों संतुष्ट हो गए। एक कुछ ऐसी उन्होंने तरीका बताया संविधान का, कुछ ऐसी बात बताई। ये क्लियर है कि 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री सर स्टैफोर्ड, है ना, स्टैफोर्ड क्रिप्स तथा ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य थे जो ब्रिटिश से एक प्रस्ताव लेके आए संविधान बनाने का। और वो संविधान उन्होंने बोला कि हम भाई 1945 यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लागू करने की बात करते हैं। और वो एक संविधान था कि एक ही संविधान था पूरे भारत देश की जनता के लिए। तो लेकिन इसमें क्या हुआ, मुस्लिम लीग को ये बात पसंद नहीं आई, उन्होंने इस बात को डिनाई कर दिया कि नहीं भाई हमें ये एक्सेप्ट नहीं है,
हमें 2 संविधान चाहिए। तो ऐसे में क्रिप्स जी ने कहा कि नहीं भाई ऐसा संभव नहीं है, पर उन्होंने कुछ एक ऐसा तरीका बताया, कुछ बात बताई जिससे कि दो मतलब कुछ उस संविधान में कुछ बताया कि ठीक है ऐसा संविधान होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि क्लियरली दोनों के लिए अलग अलग संविधान हो, तो कुछ ऐसा कर देते हैं जिसको सुनकर इन दोनों ने हाँ भी भर ली कि ठीक है चलो ठीक है हम ऐसा मान लेते हैं, पर एक संविधान एक्सेप्ट नहीं किया गया। अब क्या संविधान में अब क्या होगा, संविधान सभा का गठन होगा, है ना। संविधान सभा का गठन होगा, है ना। क्रिप्स योजना आ चुकी है ना। उन्होंने बोल दिया है कि ठीक है, उन्होंने एक योजना बताई जिसके तहत दोनों संतुष्ट हो गए, हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष। तो अब जो संविधान सभा का गठन था वो कब हुआ, नवंबर 1946 में, है ना। संविधान सभा बनने की जो 1946 में हुआ, ठीक है। अब इसमें क्या था, इसमें बोला गया था कि क्योंकि नेहरू जी की जो रिपोर्ट थी तो उन्होंने ये बोला था ना कि भारत का संविधान हम स्वतंत्र रूप से बनाएंगे बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के, और इस बात को ब्रिटिशर्स ने स्वीकार कर लिया था, ठीक है। उसके बाद वो एक प्रस्ताव लेके आए थे कि भाई यहाँ पे सीमा दो मतलब एक संविधान का, फिर मुस्लिम और हिंदू ने बोला कि नहीं हमें ऐसा एक्सेप्ट नहीं है, मतलब मुस्लिम लीग ने बोला था कि हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें अलग संविधान चाहिए। तो उन्होंने एक योजना बताई, बोला ये तो संभव नहीं है कि अलग अलग दें, लेकिन कुछ बताया जिसके तहत ये योजना दोनों राजी हो गए और अब संविधान सभा का गठन हो रहा है, जो कि नवंबर 1946 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इसमें क्या था, 296 मतलब जो संविधान बन रही थी ना, इसमें सदस्य संख्या कितनी होनी थी, 389। संविधान सभा का गठन जो हो रहा था इसमें सदस्य संख्या होनी थी 389 टोटल, ठीक है। जिसमें से 296 सदस्य कहां से होने से, ब्रिटिश भारत से, ठीक है। 296 होते ब्रिटिश भारत से और 93 होते आपके देसी रियासतों से, ठीक है। देसी रियासत या देसी प्रांत कह लो वहां से, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये 296 में से ना 292 सदस्य, 292 सदस्यों का चुनाव कुछ ऐसे करना था कि उसमें कम से कम 11 गवर्नरों के प्रांत होने चाहिए, मतलब 11 गवर्नरों के प्रांतों और 4 का चयन मुख्य आयुक्त के प्रांतों के द्वारा किया जाना चाहिए था, ठीक है। 296 सदस्य हुए जो ब्रिटिश भारत के थे, 93 मतलब ब्रिटिश भारत से चुने जाने चाहिए थे, ठीक है। 93 देसी भारत के से देसी प्रांत या देसी स्वायत्त क्या बोलेंगे, देसी रियासत वहां के होने चाहिए। अब इस 296 में से 200 सदस्य ऐसे चुने जाने चाहिए थे जिनका चयन 11 गवर्नरों के प्रांत और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांत करें, ठीक है। इनमें 11 तो गवर्नरों के प्रांत करें, ठीक है, गवर्नरों के प्रांत करें इनका चुनाव, और 4 का कौन करे, 11 का गवर्नर के प्रांत करे और 4 का चयन मुख्य आयुक्त के प्रांत करें, है ना। ये क्या है, पहली विशेषता है, ठीक है। ये क्लियर है बात है कि 296 ब्रिटिश भारत से थे, 93 देसी रियासतों से, जिसमें से 296 में से 292 में से 11 गवर्नरों के प्रांत और 4 मुख्य आयुक्त के प्रांत होने चाहिए थे, ठीक है। मतलब वो लोग उनमें से चुने जाएंगे, प्रत्येक में से एक से किया जाना था चुनाव इनमें से, ठीक है। अब क्या था, हर प्रांत का देसी यानी कि छोटे हों या बड़े राज्य हों, इन सबके मामलों में राज्य समूह के मामले में उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी जानी चाहिए थी, है ना। जैसे कि मान लो जितनी जनसंख्या वहां पे उतने में से लोग आ जाने चाहिए थे। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि कहीं पे जनसंख्या 1 है तो वहां पे भी आप एक बंदे को कर दो, और कहीं पे जनसंख्या 10 लाख है तो वहां पे भी एक कर दो, ऐसा नहीं था। तो दूसरी विशेषता यही थी कि जनसंख्या के आधार पर, है ना, जनसंख्या के आधार पर वहां से व्यक्ति चुने जाने चाहिए थे, सदस्य चुने जाने चाहिए थे। और ये था कि जैसे मान लो एक
थोड़ा थोड़ा ऐसे ही था कि 10 लाख अगर जनसंख्या है एक जगह की 10 लाख से, तो एक व्यक्ति का चयन किया जाएगा। क्लियर है? ऑफिस से आने के बाद डायरेक्ट क्लास में आना तो थकान सी रहती है, मुझे खुद को लगता है जैसे कि मैं ही बोलने लगी हूँ चीजों को। चाय भी नहीं मिली आज तो। 10 लाख व्यक्ति में से, मतलब ये नॉर्मल, मतलब ऐसे सरसरी तौर पे, क्या एग्जैक्टली हमें तो नहीं पता कि 10 लाख 13 थे, 10 लाख 20 थे, कितने थे, बट हम 10 लाख मान सकते हैं। 10 लाख पर एक व्यक्ति का चयन किया गया था इस आयोग के लिए। ठीक है, ये क्या थी, दूसरी विशेषता थी। फिर क्या था, प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख सदस्यों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात से किया जाना था। ये 3 समुदाय कौन कौन से थे? मुस्लिम, सिख व सामान्य। ठीक है, तीसरी विशेषता है मुस्लिम, सिख और सामान्य, है ना। ये 3 क्या थे? ये 3 तो वैसे क्या है, हमारे धर्म है, लेकिन ये यहाँ पे क्यों? प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात से किया जाना था। और ये तीनों समुदाय क्या थे? मुस्लिम, सिख व सामान्य, है ना। समझ गए कि इसमें क्या करना था? इन तीनों कि यहाँ की इनकी कितनी जनसंख्या, इनकी कितनी जनसंख्या, इनकी कितनी जनसंख्या, उसके हिसाब से सभा, संविधान सभा के निर्माण में लोगों का चयन किया जाना चाहिए था। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुख द्वारा किया जाना चाहिए था, है ना। अब यहाँ पे अगर देशी रियासतों से जो चयन करेंगे तो वहां के लोग ही तो करेंगे, वहां के जो प्रमुख होंगे, है ना। हम जैसे लोगों से तो कोई पूछता ही नहीं। अगर कुछ करना होगा तो हमारे यहाँ मतलब सबसे, अगर वो सबसे ज्यादा निचले स्तर पे आ जाएंगे तो ज्यादा प्रधान से पूछ लिया जाएगा, है ना। हमसे तो पर्टिकुलर इंसानों से एक से करके तो नहीं पूछा जाएगा ना। तो अगर रियासतों के चुनाव की बात करें कि वहां से किस बंदे को उठाएं संविधान सभा में, तो वो कौन करेगा? रियासतों का प्रमुख करेगा उसका चुनाव, है ना। बहुत ज्यादा एनर्जी लेस फील कर रही हूँ मैं आज, बट दैट्स इट। चलिए लिखिए, इसको लिखना क्या है, हटा दो। अब संविधान सभा की कार्य प्रणाली, ठीक है, संविधान सभा की कार्य प्रणाली बढ़ते हैं। संविधान सभा की जो बनाने की बैठक हुई संविधान सभा, तो वो कब हुई? पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। इसमें क्या था? 211 सदस्य बैठे। क्यों? क्योंकि जब ये बैठक हुई ना, तो मुस्लिम लीग ने अलग देश यानी कि पाकिस्तान की मांग कर ली। ठीक है, इसलिए क्या हुआ, सभी लोगों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। इसमें सिर्फ 211 सदस्य बैठे। अब इस जो संविधान सभा का गठन किया गया, इसमें 211 सदस्यों में से सबसे वरिष्ठ सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। ठीक है, इनको क्या बना दिया? संविधान सभा का क्या बना दिया? अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। ठीक है, और ये चीज कहां से? ये फ्रांस, है ना। ये जो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया है, ये फ्रांस में भी ऐसा किया गया था। यहाँ से लिया गया, यहाँ से सोचा होगा उन्होंने, है ना, संविधान बनाने वालों ने। अब लेकिन उसके बाद आपको पता ही है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अस्थायी सदस्य थे, है ना, अस्थायी अध्यक्ष थे। स्थायी अध्यक्ष कौन था फिर? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, है ना, जो हमारे भारत के सबसे प्रथम राष्ट्रपति बने। ठीक है, नेक्स्ट डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी क्या थे? ये उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। इसका मतलब जैसे हमारे यहाँ 2 सदन है ना, एक तरह से 2 उपाध्यक्ष हुए। ठीक है, मान लो, ठीक है, कि तुम 2 उपाध्यक्ष, 2 सदन 2 सभा ऐसे मान सकते हो, तो 2 उपाध्यक्ष हुए। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ होता है लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा स्पीकर राज्यसभा के। ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ पे, एक और ये वाली चीज तो खत्म हुई। हाँ, अब क्या आते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, पंडित JLN, हाँ समझ जाओगे ना, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इन्होंने
प्रस्ताव दिया। क्या, कब दिया? ये इन्होंने दिया 13 दिसंबर 1946 में। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्या था? ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव था ये। इसको इस नाम से भी जाना जाता है, ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव। अब इसका उद्देश्य क्या क्या था? इस उद्देश्य का प्रस्ताव में पढ़ेंगे कि क्या क्या चाह रहा था और क्या क्या कह रहा था। इसके उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य तो इसका यही था कि इस उद्देश्य का कहना था कि भारत देश का चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो ब्रिटिश भारत हो, है ना, चाहे वो भारत हो, भारत के क्षेत्र हो या ब्रिटिश भारत के क्षेत्र हो, ठीक है, चाहे वो ब्रिटिश भारत के क्षेत्र हो या फिर भारत के क्षेत्र हो या कोई बाहरी प्रांत हो, ठीक है, या फिर कोई रियासतें हों, ये जो भी हैं ये भारत के साथ मिलके रह सकती हैं, एक साथ रह सकती हैं और इनको जो इनके कानून हैं, जो राज्य में इनके कानून चल रहे हैं, अगर वो चाहेंगे तो उनकी राज्य की शक्तियां उनके हाथों में दी जाएंगी। जैसे कि मान लिया कि यहाँ का राजा, कोई का कोई राजा था, बस ये ना हो कि भैया तुमने पूरी अपनी अलग एक, जैसे वो कश्मीर था स्वतंत्र होगा, है ना, ये नहीं था। आप रहो, भारत के साथ रहो, आप अगर देसी रियासत के राजा थे तो आपको वहां पे हक या वहां का प्रतिनिधित्व करने का हक या आपको ही वहां का प्रतिनिधि बनाया जाएगा, ठीक है, ये बेसिकली इसमें बात कही गई थी। पर ये सबके लिए, चाहे ब्रिटिश भारत हो, चाहे भारत के क्षेत्र हो, चाहे बाहरी प्रांत हो, चाहे रियासतें हो, इन सबको इस उद्देश्य ये था कि भाई तुम लोग इसमें रहोगे, भारत के साथ रहोगे, मिलके रहोगे, चाहे से तो हम तुम्हें एक्स्ट्रा शक्तियां तुम्हारी जो तुम्हारे पास हैं, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि तुम्हारे यहाँ पे लाके किसी और को वहां का प्रतिनिधित्व करने के लिए बिठा देंगे तुम्हारे तरफ, ऐसा नहीं होगा, पर तुम मिलकर रहो, देश में रहो, है ना। ये उन्होंने, इसका उद्देश्य था। फिर दूसरा उद्देश्य क्या था कि ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र तथा भारत से बाहर, तो इस प्रकार के सभी क्षेत्र तथा वह अन्य क्षेत्र जो इसमें शामिल होना चाहेंगे भारतीय संघ का हिस्सा होंगे, ठीक है। अब इसके कुछ और उद्देश्य पढ़ते हैं। दूसरा उद्देश्य इसने क्या किया कि भारत को, जो संविधान बनाने का ये उद्देश्य प्रस्ताव था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इसने क्या, भारत को स्वतंत्र, संप्रभु, है ना, स्वायत्ता प्राप्त की, स्वायत्ता प्रदान की। कि भविष्य में होने वाले जो भी डिसीजंस हैं, जो भी निर्णय लिए जाएंगे भारत के भविष्य के लिए, वो ये ले सकते हैं, ठीक है, ये खुद ले सकते हैं भारत देश। इसके अलावा हमने क्या किया कि लोगों को न्याय, है ना, समानता, यानी कि जो अधिकार थे, न्याय था, समानता थी, शिक्षा थी, ये सभी चीजें इक्वली दी जाएंगी, ठीक है। जो पुरानी भूमि थी, जैसे मान लो किसी ने बहुत मतलब किसी के पास बहुत ज्यादा था, किसी के पास बिल्कुल कम नहीं था, तो उनको ठीक किया जाएगा। मतलब कोई ऐसा नहीं रहेगा कोई पिछड़ा ना रह जाए, कोई व्यक्ति पिछड़ा ना रह जाए जिसके पास कुछ ना हो, ठीक है। कहने का मतलब इसका पर्पस बस यही था, ठीक है। उनके अधिकारों की रक्षा की जाएगी, ये भी बोला गया था इस प्रस्ताव में। अच्छी अच्छी बातें कही थी ताकि इस अधिकार, इस प्रस्तावना को वो मिल गया था, स्वीकृति मिल गई थी। अधिकारों की रक्षा की बात करी गई थी, है ना। मतलब जो भी था, एक अच्छा स्वास्थ्य, है ना, अच्छा स्वास्थ्य की बात की गई थी, है ना। फिर ये क्या होता है, ये प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गई थी 1946 में ना, इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गई थी 22 जनवरी 1947 को मिली थी, शायद कब मिली थी प्रस्ताव कब का है, 1946 का था ना, 1947 में मिलेगी स्वीकृति। दिसंबर की बात है क्योंकि 22 दिसंबर को मिली, 22 जनवरी की बात है शायद ना, 22 जनवरी को, 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति मिल गई, स्वीकार कर लिया गया इस प्रस्ताव को, ठीक है। आई बात समझ में? कब किया गया?
22 जनवरी 1947 को। अब ये सारी चीजें, अभी तक संविधान बनने की कोई प्रक्रिया नहीं शुरू हुई है कि संविधान लिखा जाने लग गया, किसी ने लिख दिया कुछ शुरू। अभी तक डिसाइड हो रहा था कि संविधान, पहले डिसाइड हो रहा संविधान का, संविधान सभा में कौन लोग आएंगे, है ना, संविधान का चुनाव, उनका भी चुनाव करने की था कि व्यस्त मताधिकार के थ्रू चुना जाएंगे, फिर वो लोग संविधान सभा का गठन करेंगे। अब उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि हमारा संविधान कुछ ऐसा होना चाहिए, ठीक है, संविधान में ये चीजें होनी चाहिए, बेसिकली नागरिकों के हितों की बात रखी गई थी उसमें। अब पढ़ेंगे स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन, ठीक है। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव रखा अधिनियम द्वारा परिवर्तन, ठीक है। अब क्या था, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव रखा था उसको स्वीकृति मिल गई, तो क्या हुआ, जो पहले का जो प्रस्ताव था, जो ब्रिटिश क्रिप्स योजना लेके आई थी, वो तो अस्वीकार हो गई थी, ठीक है। तो अब इसने क्या किया, इसने संविधान सभा में कुछ तो परिवर्तन किया ना, क्योंकि पहले तो कुछ और सोचा गया होगा जो उन्होंने किया था। अब इन्होंने ये वाली बातें बताई थी कि है ना, संप्रभुता और भूमि वाला, है ना, और न्याय वाला, ये सारी चीजें बोली। अब ये जो चीज बोली गई थी ना, ये प्रस्ताव यही हमारे संविधान की क्या बनी, प्रस्तावना बनी, संविधान की प्रस्तावना बनी, जो बातें इस प्रस्ताव में लिखी गई थी, है ना, तो यही हमारे संविधान की प्रस्तावना बनेगी। अब इस प्रस्तावना की कुछ विशेषताएं भी है ना, आज जो विशेषताएं पढ़ते हैं इसकी। इस संविधान की जो प्रमुख जो प्रस्तावना बन गई, अब इसी की हम विशेषताएं पढ़ेंगे, है ना। इसमें क्या हुआ था कि संविधान सभा, अब क्या हुआ, परिवर्तन के बाद क्या हुआ, जैसे काफी लोग इस संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे ना, तो अब क्या हुआ, प्रस्ताव, अब जो देशी रियासतें थी, पहले तो उनसे शुरुआत कर, देशी रियासतें थी ना, वो भी काफी लोग इसमें शामिल नहीं हो रहे थे, क्योंकि उनको अपना स्वतंत्र वो चाहिए था कि भाई हम ना तुम्हें मिलेंगे ना तुम्हें मिलेंगे, हम स्वतंत्र। देशी रियासतें भी अब संविधान सभा में, संविधान सभा के सदस्य बनने लग गई, ठीक है। संविधान सभा का गठन के लिए जो सभा बनाई गई थी उसमें शामिल होने लग गई, ठीक है, संविधान सभा में अब देशी रियासतें भी शामिल होने लग गए। इसके अलावा जैसे कुछ मुस्लिम लोग, जो भारतीय मुस्लिम थे, कुछ लोग तो क्या थे, बंटवारा चाहते थे और वो पाकिस्तान जाना चाहते थे, है ना। अब क्योंकि ये बात दिसंबर 1947 की है, तो अगस्त तो जा चुका है, 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आजाद हो चुका है, तो जिन लोगों को दूसरा देश चाहिए था, इसकी वजह से वो संविधान सभा के गठन में शामिल नहीं हुए थे, वो तो है ही देश में, है ना। तो अब जो मुसलमान बचे वो क्या है, वो तो भारतीय मुसलमान है ना, क्योंकि वो पाकिस्तान तो गए नहीं है, तो वो भारतीय मुसलमान है। अब इसमें देशी रियासतें शामिल हुई, पहले कुछ देशी रियासतें भी थी ऐसी जो कहती भाई हम तो स्वतंत्र रहेंगे, ना पाकिस्तान में मिलेंगे ना हिंदुस्तान में मिलेंगे, ठीक है, तो वो शामिल नहीं हुई थी। अब वो भी हुई, अब फिर भारतीय मुस्लिम लोग भी हुए इसमें शामिल, है ना, भारतीय मुस्लिम लोग भी शामिल हो गए, ठीक है। एक तो देशी रियासतें भी शामिल हो गई और उसमें मुस्लिम भी शामिल हो गए। अब क्या, 28 अप्रैल 1947 को 6 राज्यों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य बन चुके थे, ठीक है। कब की बात है ये, अप्रैल 1948 में, है ना। अप्रैल 1948 में क्या हुआ, 6 राज्यों के, है ना, प्रतिनिधि इसमें शामिल हो चुके थे। लिखूं पूरा, प्रतिनिधि शामिल हुए इसमें, संविधान सभा के गठन में। पहले देशी रियासतें हुई, भारतीय मुस्लिम लोग हुए, फिर 28 अप्रैल 1947 को 6 राज्यों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य बन चुके थे, ठीक है। 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे के लिए पेश की गई माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने के बाद अन्य देशी रियासतों के ज्यादातर प्रतिनिधियों सभा अपनी सीटें ग्रहण कर ली। जब 3 जून को माउंटबेटन योजना आई थी ना, उन्होंने बोल दिया था ना कि भाई ठीक है, भारत तुम अलग हो जाओ, पाकिस्तान तुम अलग हो जाओ, ठीक है। इस योजना को माउंटबेटन योजना कहा जाता है ना। तो माउंटबेटन योजना को 3 जून 1947 में मान लिया गया था।
माउंटबेटन योजना को माना गया, जो क्या थी योजना, माउंटबेटन योजना क्या थी कि ठीक है भारत और पाकिस्तान अगर तुम अलग रहना चाहते हो तो अलग हो जाओ, ठीक है। इसी बात पे अब क्या हुआ, जब ये अलग चले गए, ये अलग चले गए, अब क्या किया, अब भारत जितनी रियासतें थी ना वो लोग भी इसमें आने लग गए कि अब हम भारत में शामिल हो जाते। तो ऐसे क्या हुआ 28 अप्रैल 1947 को 6 राज्यों के प्रतिनिधियों ने इसमें अपनी सदस्यता ली, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के कुछ परिवर्तन भी किए हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पढ़ते हैं इसके बारे में इसको। चलिए, तो स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा 3 परिवर्तन कौन कौन से हुए कि अब संविधान सभा को पूरी तरह संप्रभु निकाय बनाया जाए, है ना, बना दिया गया। बल्कि अब क्या था, संप्रभु निकाय बना दिया गया, ये स्वेच्छा से कोई भी निर्णय ले सकती है ना, ठीक है। ब्रिटिशर्स की शक्तियां समाप्त कर दी गई। अब इसमें क्या किया गया, ये क्या जब पूरी तरह से बन जाएगा संप्रभु बंदा तो अपने तरीके से काम करेगा ना। अब इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स की जो भी कानून हो उनको तुम चाहे समाप्त कर दो चाहे बदल दो, हमें क्या करना है ना। और कुछ कर भी नहीं सकते थे ब्रिटिशर्स, क्योंकि अब तो भारत देश को स्वतंत्र कर दिया ना, उन्होंने भी कर दिया तो कुछ करेंगे भी नहीं। और जाहिर सी बात है कि भारत देश उनके बनाए हुए कानून को अपनाएगा भी नहीं ज्यादा दिन तक या ज्यादा देर तक या ज्यादा से ज्यादा, है ना। तो इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स की शक्तियों को समाप्त कर दिया और खुद अपने स्वेच्छा से निर्णय लेने लगे और कानून बनाने की सोचने लगे और बनाने भी लगे। फिर दूसरी विशेषता लिखते हैं इसकी। अब क्या हुआ कि संविधान की एक विधायिका भी बन गई, है ना, संविधान की एक विधायिका भी बन गई। संविधान की एक विधायिका बनी गई। अब 2 अलग तरीके से काम हो रहे हैं, जिनको 2 काम मिल रहे हैं। इनका एक काम है कि आप स्वतंत्र लोगों के लिए कानून बनाओ, स्वतंत्र लोगों के लिए कानून बनाओ, और एक था कि आम लोगों के लिए कानून बनाओ, ठीक है। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना था, बेसिकली उसका कानून बनाने का मतलब ये था। और दूसरा क्या था कि आम लोगों के लिए भी कानून बनाओ, है ना। स्वतंत्र लोगों के लिए तो संविधान बन ही रहा है, ये भी तो कानून ही है संविधान। और दूसरा काम इसका क्या था, आम लोगों के लिए कानून बनाओ, ठीक है। 2 काम हो गए, ये दूसरी विशेषता है इसकी। आम लोगों के लिए मतलब कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए, है ना। आम लोगों के लिए मतलब देश के लिए आम कानून बनाओ, ऐसा होना चाहिए, देश के लिए आम कानून, है ना। देश के लिए आम कानून ऐसे बोल सकते हैं, ये सही रहेगा। देश के लिए आम कानून बनाओ मतलब कि जो संविधान सभा है इसमें तो बहुत सारी चीजें होंगी, इसमें तो आरक्षण भी मिलेगा, लेकिन जो आम कानून होता है वो क्या होता है, वो सभी के लिए सेम होगा, है ना। मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए, सभी के लिए सेम होना चाहिए। खाना पानी रोटी कपड़ा मकान ये तो सभी इंसान की नेसेसरी नीड है। हेल्थ शिक्षा ये सब क्या है, ये तो नेसेसरी नीड है। पर इसमें कुछ स्पेशलाइजेशन भी होगी जो संविधान बनेगा, और संविधान तो अभी बन ही रहा है ना। तो जब संविधान बन रहा है तब भी तो देश को चलाने के लिए कुछ कानून चाहिए होगा ना। तो एक संविधान बनेगा उसमें कुछ स्पेशलाइजेशन होगी, इसको करने पे ये होगा, इसके करने पे ये होगा, इनके साथ ये होगा, इनके साथ ये होगा। लेकिन एक देश को तब तक जब तक संविधान बन नहीं जाता, संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे, तो जब तक संविधान बन नहीं जाता तब तक देश के लिए कोई आम कानून तो होना चाहिए, पर उसमें कोई विशिष्टता नहीं होगी। ये पूरे देश में जितने भी नागरिक होंगे इन सबके लिए सेम रहेगी।
ठीक है। इसमें कोई ऐसा नहीं हो कि इनके लिए आम कानून बना दो भाई, ताकि पूरे देश में लागू किया जा सके। वैसे भी 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन बाद तो संविधान को बदलना ही है ना, क्योंकि संविधान को अपनाया जाएगा, संविधान का कानून लागू किया जाएगा। तो इस हिसाब से लेकिन एक देश को चलाने के लिए कोई ना कोई कानून तो होना ही चाहिए। तो उन्होंने बोला कि इनको 2 काम दे दिए, विधायिका बनाएंगे, ये 2 काम मिल गए। एक तो स्वतंत्र भारत के लिए आप संविधान बनाओ और साइड बाय साइड लोगों के लिए आम कानून बनाओ, ठीक है। आम लोगों के लिए नहीं, लोगों के लिए आम कानून। अब तीसरी विशेषता पढ़ेंगे इसकी। माउंटबेटन योजना जो थी, है ना, 1946, उस समय सदस्य संख्या कितनी थी संविधान सभा की? 389। इतनी सीट बनाई गई, है ना। अब क्या हुआ, जब पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, बंटवारा हुआ, लोग पाकिस्तान चले गए मुस्लिम, है ना, तब क्या हुआ, हमारे पास कितने बचे? 299 सीट्स रह गई, यानी कि सदस्य रह गए, सीट्स गिर गई, सदस्य कम हो गए 299। अब जब यहाँ से पाकिस्तान चले गए कुछ लोग, तो उसमें से जाहिर सी बात है कमी होगी ना। तो आप कितने बचे? 299 तक सीट्स पहुंच गई 389 की जगह, जिसमें से 296 से 229 हो गई कौन? भारतीय प्रांत की संख्या, ठीक है। इसमें से भी कुछ भारतीय प्रांत थे, ये जो 299 सदस्य बचे, इसमें कुछ भारतीय प्रांत थे, कुछ देसी रियासतें थी, है ना। तो अब भारतीय प्रांत के सदस्य कितने बचे? 296 से 229 भारतीय प्रांत के जो सदस्य थे, से 229 बचे, ठीक है। 389 सीट्स रखी गई। पाकिस्तान का बंटवारा होने के बाद 299 सदस्य बचे, सीट्स बची, यानी कि जिसमें से 296 से 229 तो कहाँ की बची? भारतीय प्रांत के लिए बची। और देसी रियासतों की 93 से 70 हो गई। अब क्या हुआ, देसी रियासतों की 93 से 70 हो गई क्या? सीट्स, है ना, संविधान सभा में 93 से 70 हो गई, ठीक है। अगली बात समझ, इसमें कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है? सीधी सी बात है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन हुए थे। 3 परिवर्तन मेन थे, जिसमें से एक पहले हमने पढ़ा, दूसरा पढ़ा और तीसरा ये है कि माउंटबेटन योजना 1946 में जो 379 सीट्स का वो किया गया था संविधान सभा में, कितनी सीट्स होंगी, उसमें पाकिस्तान के बंटवारा होने के बाद सीट्स कम हो गई, यानी कि जो लोग पाकिस्तान चले गए थे वहां पे 299 सीट बची, जिसमें से 296 से 229 सीट्स बची भारतीय प्रांत के सदस्यों की, और देसी रियासतों की 93 से 70 होगी। सबकी तो कम होगी ना, क्योंकि कुछ लोग वहां के होंगे, कुछ लोग वहां के होंगे जो वहां गए होंगे पाकिस्तान, है ना। तो संविधान सभा ने कानून तो बनाया ही बनाया हमारे देश में, हमारे देश के लिए, लेकिन कुछ और भी कार्य किए संविधान सभा ने। क्या किया? पहला, मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन कर दिया। क्या था कि पहले तो भारत देश के लोग हर चीज नहीं करते थे ना, इवन उनको तो सरकारी नौकरी में भी अलाउड नहीं था, है ना, कुछ चीजें थी जो बिल्कुल प्रोहिबिटेड थी उनके लिए ना। अब क्या हो गया, इंडियंस आर अलाउड आल्सो इन राष्ट्रमंडल, है ना, इन खेलों में भी अलाउड हो गई। अलाउड क्या हो गई कि सदस्यता सत्यापित कर दी कि भाई ये रहेंगे, ठीक है। दूसरा, 22 जुलाई 1947 को क्या किया? राष्ट्रीय ध्वज को फहराया, वो तो 1947 में फहरा दिया था ना राष्ट्रीय ध्वज को, आजादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को मध्यरात्रि, 14 अगस्त की मध्यरात्रि थी, 15 अगस्त की वो मान लिया जाता है, ठीक है, 1947 को। हाँ, तो राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को हमारा राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। किसने बनाया था पता है? राष्ट्रीय ध्वज हमारा किसने बनाया था? चलो, ये जो सवाल पूछती रहती है ना, आंसर ढूंढा करो जाके, ताकि थोड़ा माइंड एक्टिव रहे। बताने को मैं सब कुछ बता दूंगी, है ना, और आप ढूंढा करो, आपको खुद को पता होना चाहिए, ताकि माइंड एक्टिव रहेगा। सब कुछ ये ऐसे कर लोगे फिर घर जाके सो जाओगे। आज तो खैर मैं भी 12 बजे सो जाऊंगी, मेरे सर में दर्द हो रहा है। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपना लिया गया। राष्ट्रीय गान किसने गाया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने।
राष्ट्रगीत 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत भी अपना लिया गया। राष्ट्रगीत क्या है हमारा? वंदे मातरम। वंदे मातरम, है ना? चलो ओके, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया गया। और हमारे भारत देश के जो प्रथम राष्ट्रपति बने थे, कौन बना था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी तो बने थे हमारे प्रथम राष्ट्रपति, क्योंकि देश तभी आजाद हुआ। उसके बाद जो राष्ट्रपति बनेगा वो भारत देश वही प्रथम होगा। 24 जनवरी को ही ये डिसाइड हो गया था, ये हो गया था 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया था। ठीक है, अब क्या संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे, है ना? ऐसा ही हुआ। इतने समय में 11 बैठकें हुई हैं संविधान सभा की। ठीक है, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में संविधान सभा की 11 बैठक हुई है। ठीक है, संविधान निर्माताओं ने क्या किया? कम से कम 60 देशों के संविधानों को पढ़ा है बहुत अच्छे से। 60 देशों के संविधान को पढ़ा, समझा, उनकी खूबियां देखी, उनकी कमियां देखी, है ना? अवलोकन किया, एक तरह से उनका एनालाइज किया। ठीक है, कि हर 60 देशों का संविधान पढ़ा है, तब जाके हमारे देश का संविधान बना है। आप समझ रहे हो हमारा संविधान इतना स्ट्रॉन्ग है। जहां की जो बात अच्छी थी वो इस संविधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, चाहे वो अमेरिका की हो, चाहे वो कहीं की भी हो, मतलब किसी भी देश की हो, जहां की जो चीज अच्छी लगी वो देश, फ्रांस की हो, जहां की भी हो, वो यहाँ पे है जो अच्छा था। तो कितना इन्होंने क्या 60 देशों के संविधान को इन्होंने खुद पहले स्टडी किया। ऐसे में क्या था 114 दिनों तक विचार करा था उन लोगों ने। ऐसे नहीं कि भाई अब कर ले ये कर ले, उन्होंने आपस में डिस्कशन किए भाई 114 दिनों तक, है ना? विचार विमर्श किया कि अच्छा ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, इस बात को क्या करना चाहिए, क्या हमें इस बात को लगा इसमें डाल देना चाहिए अपने संविधान में, क्या इस बात को हमें नहीं करना चाहिए, क्या ऐसा किया जा सकता है। सबने आपस में डिस्कशन की, 114 दिन तक इस पर विचार विमर्श चला। ठीक है, आपको पता है कि अगर संविधान बन रहा है और अगर लोगों की बैठकें हो रही हैं तो इसमें कुछ खर्चा भी तो होता होगा। 64 लाख रुपए उस समय की बात है, 64 लाख रुपए टोटल खर्च हुआ संविधान बनने में, है ना? कितना हुआ? 64 लाख रुपए टोटल संविधान में खर्चा हुआ। और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हो गई। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ 24 जनवरी 1950 को संविधान की अंतिम बैठक हुई, राइट? संविधान की अंतिम बैठक, है ना? 26 जनवरी 1950 को तो संविधान हमारा लागू ही हो गया। संविधान लागू हो गया, है ना? अच्छा, अब मैं आपसे एक होमवर्क दे देती हूँ। चलो, जब संविधान बना था कितने भाग, है ना, कितनी अनुसूची और कितने अनुच्छेद थे? ठीक है, और ये पहले का है, अब सेम चीजें अब कितनी है? ठीक है, पहले कितने थे ये आपका होमवर्क है, और अब कितने हैं? ठीक है, चाहे वो अनुच्छेद हो, चाहे वो भाग हो, चाहे वो फिर अनुसूचियां हो आपकी, मैं नहीं बताऊंगी, आपका होमवर्क है। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे? संविधान सभा की समितियां। ठीक है, संविधान सभा, सभी नहीं भाई, सभा की समितियां। ठीक है, संविधान सभा ने
संविधान के निर्माण के लिए, कुछ अन्य कार्यों को करने के लिए कुछ समितियां बनाई है ना, जिसमें कुछ बड़ी समितियां थी और कुछ छोटी समितियां थी। क्या था? संविधान से बने थे, संविधान के निर्माण से संबंधित कुछ कार्यों को करने के लिए संविधान समिति का गठन किया। इनमें से कुछ बड़ी समिति थी तो कुछ छोटी समिति थी। 8 बड़ी समितियां थी और कुछ अन्य छोटी समितियां थी। ठीक है, 8 बड़ी समितियां थी और कुछ छोटी समितियां थी, है ना। अब हमें पढ़ना ये समितियों के नाम पढ़ने हैं। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि क्यों हमसे कल को कोई क्वेश्चन कर ले कि संघ समिति का कौन था, है ना, संघ समिति का अध्यक्ष कौन था, तो हमें पता होना चाहिए कि इनके अध्यक्ष के नाम इस प्रकार हैं। तो हम पहले स्टार्टिंग करते हैं संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति, है ना। कौन था इसका अध्यक्ष? पंडित जवाहरलाल नेहरू से कर लिया, पंडित जवाहरलाल। अच्छा, एक और बात, ये क्या थी? ये बड़ी समिति है, ठीक है, 8 बड़ी समिति थी ना वो है ये। अगर कहीं का क्वेश्चन दे दे आपको कि 4 ऑप्शन दे दे और कह दे कि बड़ी समिति इनमें से कौन है ना, और 3 छोटे हो उनमें से एक बड़ी समिति का हो, तो उसमें फिर आपको पता चल जाएगा कि संघ समिति थी जो बड़ी। संघीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, अब संघीय संविधान समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके भी अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब तीसरी प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल जी। ठीक है, 2 के तो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के, तीसरे आप चौथे की प्रारूप समिति। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन होंगे? बी आर अम्बेडकर जी। प्रारूप समिति। अब इधर ऐसे लिख दूं क्या कि समिति का नाम और इधर अध्यक्ष, समझ तो जाओगे ना। आप अपने नोट्स में चाहे जैसे लिख लेना, समिति, बड़ी समिति, फिर समिति का नाम, इधर अध्यक्ष, है ना। प्रारूप अध्यक्ष, और सॉरी प्रारूप समिति और इसके अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर। देखियो, आधा हिंदी लिखा है, आधा इंग्लिश लिखा है। बी आर अम्बेडकर। ठीक है, नेक्स्ट समिति मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों, इनकी भी एक समिति बनाई गई थी। ठीक है, मौलिक अधिकार में तो बहुत सारी चीजें आ जाती है। कितने मौलिक अधिकार है हमारे? 6। मौलिक कर्तव्य भी है भाई, कभी तो कर्तव्यों को भी याद रखता है। कितने कर्तव्य हैं हमारे? मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11। ठीक है, अब क्या है, ये मौलिक अधिकार में ना थोड़ा सा डीप है कि क्योंकि इसमें मौलिक अधिकार भी आएंगे, अल्पसंख्यक वाले भी आएंगे, जनजातीय भी आएंगे, इन सब के इसके लिए 5 उप समिति बना दी गई थी। जैसे मौलिक अधिकार के लिए जेबी कृपलानी जी को बना दिए गए, है ना, जेबी कृपलानी। ठीक है, फिर अल्पसंख्यक के लिए बना देंगे एच.सी. मुखर्जी को। ये 5वें का एक पार्ट चलेगा, 5वें का पहला मान सकते हो। अल्पसंख्यक पहले नाम ना आपके लिए समिति लिख देता हूँ, है ना, अल्पसंख्यक के लिए। फिर उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्रों के लिए, जनजातीय क्षेत्रों के लिए, अल्पसंख्यक के लिए, मौलिक अधिकार वालों के लिए, और कौन से छोड़े गए एवं आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र, है ऐसा तो था। छोड़े गए क्षेत्रों या आधे छोड़े गए क्षेत्रों, छोड़े गए क्षेत्र या आंशिक रूप से, आंशिक रूप से छोड़े गए।
ठीक है। दूसरा और पांचवा कौन, उत्तर पश्चिम जनजाति है ना, ये तो थे उत्तर पश्चिम जनजाति, मार्कर बोल लिया जरा। अब इनके अध्यक्ष के नाम लिखेंगे हम, मार्कर ठीक है। कहां तक लिख लिया, मौलिक अधिकार के कौन है, जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यक के एच.सी. मुखर्जी, बोलो पता नहीं है क्या, किसी को तो पता होगा, एच.सी. मुखर्जी ठीक है। और यहाँ पे सीमा उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय थे, इनके कौन थे, गोपीनाथ बरदलोई, गोपीनाथ बरदलोई। यहाँ खड़ी होंगी ना तो बहुत ज्यादा ऐसे बेंड होके लिखना पड़ेगा, और मुझे थोड़ा दर्द हो रहा है पैर में, इसलिए थोड़ा दूर से लिख रही हूँ, ठीक है। हाँ, उत्तर पश्चिम जनजाति के कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खुद थे, ठीक है। ये हो गया आपके बड़ी समिति के, अभी दो तीन लोग और बचे, पांच हुए हैं ना, अब बचे प्रक्रिया नियम समिति, यहाँ लिख देती हूँ, कौन सा छठा है ना, प्रक्रिया नियम समिति। स्क्रीनशॉट लेके उतारना है, लिख लेना, पार्टीशन कर देती हूँ। अब सब इस क्लियर हो रहा है ना। वैसे बड़ी समिति की बात चल रही है, जिसमें 1 2 3 4 ऐसे हैं, 5 में सब हैं, सब मतलब सब नंबर्स, सब टॉपिक जिनसे बोलते हैं, ऐसे नंबर चल रहा है तो सब नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। 5 के फिर छठी आपकी आ जाती है प्रक्रिया नियम समिति, जो जिसके कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इसके भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नहीं, एक बात बताओ, समिति है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे ना, राजेंद्र प्रसाद ही था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ये कौन सी हो गई, छठी हो गई। सातवीं राज्यों के लिए समिति, राज्यों के लिए समिति का तो जवाहरलाल नेहरू ही थे, है ना। राज्यों के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अब कौन सी बची, कितनी समितियां हैं बड़ी, 8 समितियां हैं ना बड़ी, तो 8वीं कौन सी है, संचालन समिति। मुझे इसमें ना डाउट है थोड़ा सा, ये ना मेरे को डाउटफुल लग रहा है, याद नहीं आ रहा मुझे एग्जैक्टली। इसके हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसके लिए मैं श्योर हूँ, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिख लिया। इसका मुझे पता नहीं चल रहा है कौन है, उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजाति क्षेत्र उप समिति है। अच्छा, उत्तर पश्चिम हमने जो पढ़ी है समिति जनजातीय क्षेत्र के, वो भी नाम बदलो ही थे, है ना, वो किसके लिए थे, लेकिन उत्तर पूर्व सीमांत ये थे, है ना। ये उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजाति के, इसको डाउट में रखना, इसका आंसर मत लिखो भी, है ना। या तो आप लोग देख लेना कैसे, मुझे बता देना, ये तो मैं देख लूंगी, आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है। ऑल क्लियर, एनी डाउट? If you have any type of doubt, then you can ask me right now because I am here. Online students also can ask in comments, no problem. Next topic will be छोटी समितियां, है ना। अब आज के लिए इतना ही करूंगी मैं, 12 बज चुके हैं, मुझे कुछ पढ़ना है थोड़ा सा आज कुछ, तो इसलिए See you tomorrow. Okay, bye bye. Thank you.